अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में भली कार मां आहियां जो मेज़बान अली असगर भुट्टो। नाज़रीन, हिन हफ़्ते प्रोग्राम में असां ॻाल्हि कंदासीं अमरीका ऐं रूस जे लाॻापनि बाबति ऐं उन खां पोइ असां जाइज़ो वठंदासीं अफ़गान अमन ॻाल्हियुनि जी, जेका पोइ नज़र विझंदासीं गुज़िरियल हफ़्ते आलमी मंज़रनामे ते पेश आयल वाक़िअनि ऐं ख़बरुनि जो। नाज़रीन, सभ खां पहिरियां ॻाल्हि कजे थी अमरीका ऐं रूस जे लाॻापनि जे बारे में, जेके गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां ख़राब रहिया आहिनि। सदर जो बाइडन रूस जे सदर प्यूटन ते इल्ज़ाम लॻायो त हू क़ातिल आहे ऐं उन सदर जो बाइडन रूसी सदर ते या रूस ते इहो बि इल्ज़ाम लॻायो त रूस न सिर्फ़ु चूंडुनि में 2016 वारी चूंडुनि में मुदाख़लत कई आहे, पर अमरीकी इदारनि मथां साइबर हमलनि में पिणु मुलविस आहे। अमरीका रूस ते इहे ॿई इल्ज़ाम लॻाया ऐं उन खां पोइ सफ़ारती तौरु मुआशी पाबंदियूं लागू करे छॾियूं आहिनि। नाज़रीन, रिपोर्ट तां ॾिठी, इन ई मामले ते ॻाल्हाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे डॉक्टर मुनिस अहमद सां। सर, सदर बाइडन ने जो पाबंदियों का ऐलान किया था, रशिया की तरफ से भी यही पाबंदियां अमेरिका पर लागू कर दी गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ तक जाएगी? मेरे ख्याल में ये जो अमेरिका और रूस के दरमियान जो कशीदगी है, इसको तक़वीत मिली है जब डेमोक्रेटिक पार्टी या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इख्तियार में आई है, क्योंकि ये पहले से चल रहा था। और डेमोक्रेटिक पार्टी ने ब्लेम भी किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने पुतिन के साथ मिलके, रूस के साथ मिलके जो इलेक्शंस हुए थे 2016 में उसमें रिगिंग करवाई थी। तो एक तो ये बात है, दूसरी जो है वो यूक्रेन का मसला है कि यूक्रेन में हालात जो है वो बड़े कशीदा है और रूस जो है वहाँ मुदाखलत भी करने की सोच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका और रूस के दरमियान जो सर्द जंग का जो एक माहौल था आज से कोई तकरीबन 30 साल 40 साल पहले, वो हो सकता है दोबारा वापस आ रहा हो कोल्ड वॉर का, क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये समझती है कि और जोसेफ बाइडेन ने बड़े ही ख़राब अल्फाज कहे थे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में। तो ये सारे मामलात हैं, हमें इसके तनाजुर में इन चीज़ों को देखना चाहिए। सर, अभी सीरिया हो, यूक्रेन का मामला हो या कोई हमने देखा कि ब्लैक सी में आजकल रशिया ने एक अपने मिलिट्री शिप भेज दिए हैं, तो रशिया अमेरिकन जो पॉलिसी है उसको डेटर कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर चल रही है, रशिया के साथ एक कोल्ड वॉर आ सकती है? रशिया के साथ तो कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। खास तौर पे देखें, यही तो फर्क है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसका रूस के बारे में, पुतिन के बारे में, रूस के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसको डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने कहा कि भाई कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब तो चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ गई है, सेनेट में और हाउस में उनकी अक्सरियत है, कम से कम 2 साल तक तो है, तो इसलिए अब कहते हैं कि टू सेटल ओल्ड स्कोर्स। तो रूस को उन्होंने तंबीह भी की, रूस को इन्होंने एक तरह की धमकी भी दी कि वो सुर्ख जो लाइन है उसको अबूर ना करे, यूक्रेन के मामले में अबूर ना करे और मामलात में अबूर ना करे। तो लेकिन अब वो सुर्ख लाइन तो पहले से ही अबूर हो चुकी है 2016 इलेक्शंस में। देखिए, वो उस वक्त हुई थी जबकि क्राइमिया पे रूस ने कब्जा किया और रूस ने कब्जा कर लिया, जो कि जाहिर है कि एक गैर कानूनी कदम है था उस वक्त भी, और उसके खिलाफ उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने काफ़ी मतलब नोटिस दिया। मगर अब तो बात क्राइमिया से ऊपर चले गई, आगे चले गई, वो तो यूक्रेन पे आ गई है। और फिर यही नहीं, बल्कि आप ये भी देखिए कि रूस जो है वो चीन के साथ मिलके अमेरिका और मगरब के खिलाफ जो है कोशिशें कर रहा है कि जो एक बाइपोलर वर्ल्ड है उसको वापस लाया जाए, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड जो है जिसमें अमेरिका एक वाहिद सुपर पावर है वो ख़त्म हो और दुनिया जो है वो बाइपोलर मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आए। तो अब जो हालात हैं अमेरिका के, जाहिर है कि कोरोना वायरस
पेंडेमिक की वजह से बहुत नुकसान हुआ अमेरिका को, अब वो उससे संभल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उनके जो रेस के रिलेशंस और जो नस्ली मुनाफरत है वो चीज़ें, तो इसलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये है कि अमेरिका जो है वो एक दुनिया में लीडरशिप रोल प्ले करे, और लीडरशिप रोल प्ले करे अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के। तभी आप ये देखें कि अमेरिका जो है वो WHO में वापस आ गया, जो पेरिस की जो क्लाइमेट है उसकी जो इन्वायरमेंट की उसकी उसमें वापस आ गया। तो जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में अमेरिका की पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल ये थी कि किसी को खातिर में नहीं लाना, उसके अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात जो थे वो भी ख़राब एक तरह से। तो अब वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं, तो रूस के लिए मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि अब ना सिर्फ रूस बल्कि चीन जो है, चीन के अंदर ताइवान का हांगकांग का, तिब्बत का, सिंकियांग का, और रूस में जो जमहूरियत पसंद जो क़ुव्वतें हैं उनको अमेरिका जो है वो तक़वियत पहुँचा रहा है, उनकी हिमायत कर रहा है। सर, आपने जैसे जिक्र किया बाइपोलर और मल्टीपोलर की तरफ दुनिया जा रही है, तो आपके ख्याल में ये जो फ्रंट लाइन पे चीन होगा या फिर रूस होगा? फ्रंट लाइन पे यही तो बात है कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले रूस और चीन, यानी कि कम्युनिस्ट रूस और सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना, ये दोनों जो थे ये इत्तेहादी नहीं थे बल्कि एक दूसरे के दुश्मन थे, एडवर्सरीज थे। अब मामला उलट हो गया है। अब 2021 में अब रूस और चीन जो है वो इत्तेहादी हैं, और बल्कि रूस जो है वो चीन का जूनियर पार्टनर है, क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, रूस नहीं है सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। तो इनके आपस में इश्यूज हैं, रूस और चीन के तनाज़ात हैं, मगर वो तनाज़ात जो हैं वो कुछ पे चले गए हैं, वो हल नहीं हुए, मगर वो तनाज़ात ऐसे है कि उसमें उन्होंने देखा कि भाई हमारा असल मुकाबला जो है वो तो मगरब के साथ है, अमेरिका के साथ है, और अमेरिका चूँकि ज़वाल पज़ीर है उनके नज़दीक, डिक्लाइनिंग पावर है। तो ये वक्त अच्छा है कि दुनिया में उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो है वो लाया जाए, और जो अमेरिका की जारादारी जो है वो उसको ख़त्म किया जाए। मगर अब जो हालात हैं अमेरिका में, जो हुकूमत आई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कामिला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, तो वो ये करने नहीं देगी, क्योंकि जो कुछ भी है अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है टेक्नोलॉजी में, फौजी ताकत में, और यही पैगाम देना चाह रहे हैं। जो अमेरिकी की क़यादत है रूस को यही पैगाम दे रही है कि हमारा अभी खात्मा नहीं हुआ, हमारी ताकत जो है वो अभी भी काफ़ी मजबूत है। अच्छा सर, एक हमने देखा कि एक नया ब्लॉक मतलब एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, जैसे जिसमें रशिया है, चाइना है, टर्की है, ईरान है। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान कौन से ब्लॉक में होगा, या पाकिस्तान का जो झुकाव है वो किस तरफ होगा? मेरे ख्याल में बेहतर तो ये है कि पाकिस्तान गैर जानेदार रहे। पाकिस्तान को पहले नुकसान हो चुका है, पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ा है पाकिस्तान को, कि वो जिस तरीके से सेंटों में, सीटों में, और फिर फ्रंट लाइन स्टेट वो अमेरिका के इत्तेहादी, तो ये पाकिस्तान की मफाद में है कि वो इससे अलग थलग रहे, किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बने। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर मोनिस अहमद सां ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी। हाणे वठूं था हिकु ब्रेक, जंहिंखां पोइ वापसि ईंदासीं। गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे नज़र विझूं था अफ़गान अमन ॻाल्हियुनि जी, जंहिंमें हिकु नओं मुजाहिरो पेश आयो आहे। तालिबान जे इस्तंबुल वारी कॉन्फ्रेंस मां इनकार बाद कॉन्फ्रेंस खे रद्द कयो वियो आहे। नाज़रीन, रिपोर्ट तव्हां ॾिठी, इन ई मामले ते ॻाल्हाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे परॾेही मामलनि जो माहिर शुजा नवाज़ सां। अभी हमने देखा कि तालिबान के साथ जो अभी मुज़ाकरात होने थे तुर्की में, वो अब नज़र नहीं आ रहा है कि वो तालिबान अभी एग्री नहीं हो रहा है। तो आपकी नज़र में तालिबान मज़ीद क्या इकदाम उठा सकते हैं, और ये जो अमन की जो बातें हैं, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो आगे किस मोड़ तक जा सकते हैं? मैं समझता हूँ अभी ये नेगोशिएटिंग हो रही है, और तालिबान ने कहा कि वो
ترکی میں مذاکرات ہیں اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن بیک گراؤنڈ میں ضرور بات چیت جاری ہے، اور روس کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اقوام متحدہ کی جو پلانڈ کانفرنس تھی، ایک بانڈ ٹائپ کانفرنس جس پہ کام ہو رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس میں طالبان شامل ہوں گے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں تبدیلی آئے. اور حالانکہ اب تک انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی انٹرم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ضرور ان کی نمائندگی ہوگی. اور وہ چاہتے یہ بھی ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کی صدر اشرف غنی کی، کہ وہ ہٹ جائے اپنے عہدے سے. لیکن ممکن یہ ہے کہ اشرف غنی کی طرف سے بھی شمولیت ہوگی. روس نے صدر کارزائی کو شامل کیا ہے، اور سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ روس اب افغانستان میں مختلف پختون گروپس جو ہیں ان کے ساتھ براہ راست تعلقات پیدا کر رہا ہے، اور اسی لیے طالبان کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں روس کی بہتری ہوگی. آپ جانتے ہی ہوں گے کہ تاریخی اعتبار سے روس کو سب سے بڑا خطرہ جو تھا افغانستان سے، اور اب بھی جو ہے وہ ہے منشیات کی تجارت پہ، کیونکہ منشیات افغانستان سے جو نکلتی ہیں وہ روس میں سب سے زیادہ تعداد میں بک رہی ہیں، اور روس کے تھرو وہ یورپ بھی پہنچ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جو بھی نئی حکومت آئے جس میں طالبان کا پلہ اگر بھاری ہوگا تو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا روس کے فائدے کی بات ہے. کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ابھی جو بات چیت بھی ہو رہی تھی اور مذاکرات بھی چل رہے تھے تو اس میں افغانستان کے حوالے سے جو ایک معاہدہ تھا اس میں کوئی ایسی خاطر خواہ گارنٹیز تو نہیں تھی کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی گارنٹیز ہوں، یا پھر مستقبل کے افغانستان کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس ڈھانچہ پیش کیا جائے. لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. تو امریکن وڈرال کے بعد افغانستان آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بلر تصویر ہے؟ ظاہر ہے اس وقت تو آپ جو اپنی لینس سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بلرڈ تصویر ہی نظر آئے گی، لیکن کیونکہ دو تین سطح پہ یہ بات چیت جاری ہے، ایک تو علاقائی سطح پہ، ایک بین الاقوامی سطح پہ جس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہے، اور پھر بائی لیٹرل جو بات چیت ہو رہی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان، اور روس اور طالبان کے درمیان، اور چین اور طالبان کے درمیان بھی ضرور بات چیت ہو رہی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت سی ایسی چیزیں نکلیں گی جس میں افغانستان کی جو عوام ہے ان کی خواہشات جو ہیں وہ پوری کی جائیں، اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق اور شہری آبادی جس میں کہ بہت نوجوان لوگ ہیں جن کو ایک آزادی ملی ہے، وہ قائم اگر کی جائے. ظاہر ہے کہ کچھ بیلنس ہوگا حکومت کے مختلف جز میں، جس میں کہ طالبان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوگا، اور یہ سب افغانستان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جب انخلا ہوتا ہے وہاں سے نیٹو اور امریکہ کی افواج کا، تو اس کے بعد اگر خاص طور پہ اکنامک ایڈ جو ہے وہ ملتی رہی افغانستان کو، تو ان کے اپنے فائدے کی بات ہوگی کہ وہ تعلیم اور صحت اور ایسے خرچے کریں. سر ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے افغان فورسز پر حملے جاری ہیں، اور محمد نعیم صاحب کا بھی یہ بیان تھا کہ غیر ملکی جو بھی فوجیں ہیں ان کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا 1 مئی کے بعد. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حملوں کی جو زد ہے وہ اس میں غیر ملکی فوجی بھی آ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، اس لیے کہ آپ اگر طالبان کے اسپوکسمین کی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو کہ صدر بائیڈن کی تقریر کے بعد انہوں نے جاری کی، تو اس میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ خود حملہ نہیں کریں گے، بلکہ اگر کوئی حملہ ہوا طالبان کے اوپر، امریکن ایئر فورس کا مثلاً، چاہے وہ افغانستان کی افواج کے دفاع کے لیے ہو، تو پھر طالبان
امریکہ کی فوج پہ بھی حملہ کریں گے. میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی ایئر فورس یا ان کے ڈرون اٹیکس جو ہوں گے یا ان کی ریکانیسنس فلائٹس جو ہوں گی وہ جاری رہیں گی 1 مئی کے بعد. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، شجاع نواز جی ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी. इन ई मामले ते वधीक ॻाल्हाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे माहिर तजनिगार ऐं सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ भाई साहब सां. सर, तालिबान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया और कहा है कि जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में रहेंगी तब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहेंगे. इस मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, तालिबान ने ये कहा है कि जो अमेरिका ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्तांबुल तुर्की में कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जब तक गैर मुल्की फ़ौज अफ़गानिस्तान में होगी तो वो किसी भी अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे. मुज़ाकरात से तो वो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस होनी थी और मुज़ाकरात तो पहले ही दोहा में हो चुके हैं और तालिबान ने उसमें कई महीने शिरकत भी की, अफ़गान हुकूमत भी आई थी. और मेरे ख्याल में ये एक इशू इसलिए बन गया है कि जो अमेरिका और तालिबान का अमन मुआहदा हुआ था पिछले साल फरवरी में, उसके मुताबिक अमेरिका को 1 मई तक अपनी सारी फौजों को अफ़गानिस्तान से निकालना था. तो अमेरिका ने उसमें देर लगा दी और अमेरिका ने ज़ाहिर है अभी ये फैसला जो किया है 4 महीने मज़ीद वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौज को रखें. तालिबान ने उसको एक इशू बना दिया है और वो कह रहे हैं कि हमें ये कबूल नहीं है और ये गैर मुल्की फ़ौज को निकलना चाहिए था. लेकिन ये है कि कोशिश हो रही है कि ईद के बाद अगर ये इस्तांबुल वाली कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मुमकिन है कि तालिबान फिर शामिल हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान, कतर, तुर्की, अमेरिका सबकी कोशिश है कि तालिबान ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, वरना तालिबान अगर नहीं आएंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो कॉन्फ्रेंस में किससे बात करेंगे. सर, जैसे हमने देखा कि अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बाइडन इंतज़ामिया ने पहले से ही ट्रूप्स विड्रॉल शुरू कर दिया है और कुछ बेसेस खाली करके मेन बगराम में बेस की तरफ भी गया है. आपके ख्याल में तालिबान मज़ीद 4 महीने इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे, और अगर मस्बत इशारे आ रहे हैं तो तालिबान क्यों इनकार कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल एक बड़ा अहम सवाल है कि देखिए अभी तो उन्होंने बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनल विड्रॉल सितंबर तक अपनी पूरी फौज निकालने का वादा किया है जी. और न सिर्फ अमेरिका की फौज जाएगी बल्कि जो तकरीबन 10,000 बाकी नेटो रुकन ममालिक की फौजें हैं वो भी निकल जाएंगी. और जिस तरह मुआहदा हुआ था दोहा में उसके मुताबिक इसके अलावा भी जो वहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और किराए के फौजी हैं वो सारे निकल जाएंगे. तो मेरे ख्याल में तालिबान को भी कुछ लचक दिखाने चाहिए. और पहले तो जो मुआहदा था उसके मुताबिक ट्रंप का तालिबान के साथ उसमें तो शराइत रखी गई थी, कंडीशन बेस्ड मुआहदा हुआ था. अभी तो जो बाइडन ने कहा है कि बगैर शर्त के वो निकल जाएंगे और उन्होंने कहा है, उनके वज़रा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, वहाँ पे अगर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया तो वो कह रहे हैं कि ये फिर हमारा मसला नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत का मसला है. तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिका ने इस बार फैसला किया है और ये भी इत्तला हमें आई थी कल ही कि कंदहार का जो एयर बेस है उसको अमेरिकी फ़ौज ने खाली करना शुरू कर दिया है. इस तरह बाकी भी वो अपने जो बेसिस हैं उसको खाली कर रहे हैं और फ़ौज को वो निकालेंगे. तो मेरे ख्याल में तालिबान को भी सोचना चाहिए कि जो उनका मकसद है वो हासिल हो रहा है, गैर मुल्की फ़ौज निकल रही है, तो वो भी कुछ लचक दिखाएं और आइंदा जो कॉन्फ्रेंस ईद के बाद इस्तांबुल में होगी वो उसमें शिरकत करें. सर, इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के बाद भी अभी एक मज़ीद है एक लंबा सफ़र तय करना है जिसमें अफ़गानिस्तान का सियासी ढांचा हो या अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनका आपस में मुत्तफ़िक होना भी लाजमी है. तो आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान खुद बहैसियत एक रियासत किस तरफ जा रहा है?
लेकिन जब तक ये अमन मुआहदा नहीं होगा, तालिबान और उनके मुखालिफिन अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कोई मुत्तफ़िका फ़ैसला नहीं करेंगे, आइन के बारे में, निज़ाम हुकूमत के बारे में, तो ये एक गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी। और अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है, फिर आगे जाकर जंगबंदी भी हो सकती है और मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हो सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि हर फरीक को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ लचक दिखानी होगी, चाहे वो तालिबान है, चाहे वो उनके मुखालफिन है। क्योंकि अगर तालिबान लचक नहीं दिखाएंगे तो फिर भी मसला है। और अगर वो जो उन्होंने कमिटमेंट की है कि वो अलकायदा के साथ अपने रिश्ते ख़त्म कर देंगे, या जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके जो कब्ज़ा इलाका है वहाँ से अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के ऊपर हमला नहीं होगा, इस तरह अमेरिका ने भी कुछ कमिटमेंट्स की हैं। तालिबान कह रहे हैं कि अमेरिका ने वादा किया था कि तालिबान के मज़ीद कैदी रिहा किए जाएंगे और तालिबान रहनुमाओं के जो नाम UN सिक्योरिटी काउंसिल की ब्लैक लिस्ट में है उनको निकाल दिया जाएगा। तो तालिबान भी अपनी शराइत मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है मेरे ख्याल में सब इस बात को मानते हैं कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं है और यही मुज़ाकरात के ज़रिए कोई सियासी हल निकालना पड़ेगा। और ये जो मुज़ाकरात अमेरिका और तालिबान के हुए, ठीक है 18 महीने मुज़ाकरात हुए, काफ़ी उसमें मुश्किल पेश आई, लेकिन बिलाखिर आपने देखा कि वो एक वायदा हो गया। अब उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद करना है। और मेरे ख्याल में चूँकि काफ़ी दबाव होगा तालिबान के ऊपर भी और सदर अशरफ गनी की हुकूमत के ऊपर भी, तो मुमकिन है कि वो आगे जाकर कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और सर कोई फैसला कर लें। वरना अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और वहाँ पे फिर अगर मज़ीद जंग हो तो उसकी वजह से न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि हमसाया ममालिक को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान और ख़ासतौर पर ईरान, क्योंकि फिर मज़ीद अफ़गान महाजिर पाकिस्तान आ जाएंगे, ईरान आ जाएंगे और जो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं वो वापस नहीं जाएंगे। सर आखिरी सवाल आपसे है कि अफ़गान अवाम क्या चाहते हैं? क्या वो तालिबान का नैरेटिव चाहते हैं या अशरफ गनी का, या वो कोई एक नया मौक़िफ़ अपना रहे हैं? मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के अवाम की अक्सरियत पहली बात तो ये है कि अमन चाहती है, दूसरी बात ये है कि वो मुज़ाकरात के हक़ में है, तीसरी बात ये है कि वो चाहते हैं कि गैर मुल्की फ़ौज भी निकल जाए, क्योंकि उनकी वजह से ये तालिबान जंग कर रहे हैं, हमले हो रहे हैं। लेकिन ये है कि किसकी कितनी हमायत है तो ये वाज़ेह नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हामिद करज़ई तकरीबन 14 साल सदर रहे और अशरफ गनी जो हैं इनको भी 6 साल हो गए हैं, दूसरी बार ये मुंतखब हुए। लेकिन वहाँ पे वोट बहुत कम पड़ते हैं और इनको वोट भी बहुत कम मिले हैं। 18% जो है वहाँ पर टर्न आउट रहा, वोट पड़े, और उनमें से यानी सिर्फ 9 लाख तकरीबन वोट जो हैं वो अशरफ गनी को पड़े हैं। तो 3 करोड़ 70 लाख की आबादी है, तो टर्न आउट भी बहुत कम है, इनकी सपोर्ट भी बहुत कम है। तालिबान की कितनी हिमायत है इसके बारे में कोई बात वाज़ेह नहीं है। एशिया सोसाइटी एक इदारा है, वो हर साल एक अवामी राय आमा जानने के लिए सर्वे करती है, लेकिन ये मगरबी एक इदारा है और ज़ाहिर है वो तालिबान के मुखालिफ भी हैं। तो उनके बकौल उनके जो सर्वे हुए उसमें 11% अवामी हमायत तालिबान को हासिल है। अब ये कहाँ तक सही है ये हमें इल्म नहीं है, लेकिन तालिबान की भी कुछ इलाकों में सपोर्ट है, वरना वो इतना 20 साल जंग न कर सकते, बड़ा मुश्किल होता। तो उन्होंने जो इतने लंबे अरसे जंग की है एक सुपर पावर के ख़िलाफ़, पूरी नेटो की फ़ौज के ख़िलाफ़, और उनको शिकस्त नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि उनको भी अवामी हमायत तो हासिल है। तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अवाम
चाहते हैं कि तालिबान भी इस निज़ाम का, हुकूमत का हिस्सा बन जाए, लेकिन ये है कि उनकी पॉलिसी ज़्यादा सख्त ना हो जिस तरह पहले थी। वो चाहेंगे कि तालिबान जो हैं वो जो जदीद ज़माना है और जो इंसानी हुकूक हैं, ख़वातीन के हुकूक हैं, और जो एक इस्लाहात की बात है, तालिबान को वो भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बज़ोर क़ुव्वत फिर से कब्ज़ा कर लें और अपनी मर्ज़ी करें। बहुत शुक्रिया सर जॉइन करने के लिए। नाज़रीन, रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई जी ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी। उनजो चवणु हो त अफ़गान अवाम अमुन चाहे थी ऐं अवाम सदियुनि खां जारी जेका जंग आहे उनजो ख़ात्मो चाहे थी। नाज़रीन, हिते वठूं था हिकु नंढी साई, जंहिंखां पोइ हाज़िर थींदासीं आलमी मंज़रनामे ते पेश आयल वाक़िअनि ऐं ख़बरुनि सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे ॻाल्हि कजे थी आलमी मंज़रनामे ते पेश आयल ख़बरुनि ऐं वाक़िअनि जी। अचो त ॾिसूं था हिन रिपोर्ट में। नाज़रीन, रिपोर्ट तव्हां ॾिठी, इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। पंहिंजे मेज़बान अली असगर भुट्टो खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।